जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर, अच्छा नहीं नहीं इसमें नंबर ही लिखा नहीं गया है, अच्छा फुल प्रैक्टिस सेट ना। फुल प्रैक्टिस सेट कहने का मतलब ये है कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 1 2 3 4 कुछ नहीं है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में फाइनल प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि कल तो आप लोग का हिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा ना, इसके बाद में क्या प्रैक्टिस सेट, उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर का पढ़ेंगे, इसलिए डायरेक्टली क्या फुल प्रैक्टिस सेट। तो इस प्रैक्टिस सेट में उसी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आप लोग का एग्जाम में आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बुक भी पढ़े होंगे। अगर बुक पढ़ के आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब तो बल्ले बल्ले, और अगर आप लोग बुक थोड़ा कम भी पढ़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर 2 बार देखते हैं वीडियो, एक बार नहीं 2 बार, तो हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, 40 में 30 40 के बीच में लगा दोगे सही, मुझको विश्वास है। और अच्छा से पढ़ के तो 40 में 40 ठोक दोगे आप लोग। तो चलिए बिना देरी के हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? जो अल बरूनी था भारत किसके साथ आया था? तो ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ में आया था जी? महमूद गजनवी के साथ आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता ही है क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बस थर्ड सेमेस्टर वालों इंपॉर्टेंट नहीं, जितना एग्जाम है एसएससी वगैरह भी ये क्वेश्चन पूछता है। फेवरेट क्वेश्चन बन गया ये सब, क्योंकि विदेशी यात्री में जो अल बरूनी था ठीक ठाक लिखा था भारत के बारे में, ठीक है, इसलिए इसका पूछता है। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो दिल्ली सल्तनत में चला जाएगा। इसके बाद में अकबर, ये तो मुगल वंश में चला गया। अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश में चला गया, ये सब नहीं होगा। तो क्या होगा? मोहम्मद गजनबी। तहकीत हिंद किसकी रचना है? जो तहकीत हिंद है ये अल बरूनी की रचना है। क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का, ठीक है। मैं आप लोग का इकोनॉमिक्स का दिन में समझ गया कि आप लोग का क्वेश्चन किस हद तक पूछ सकता है। मैं पहले सोचता था कि थोड़ा इजी बना देंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर इस टाइप का करूंगा तो इजी आप लोग को यहाँ पे करा दूंगा, और वहाँ पे टफ आ जाएगा तो आप लोग का दिक्कत, इसलिए टफ भी रखेंगे इजी भी रखेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोशिश करना आप लोग वीडियो को देख लेने के लिए। बहुत सारे बच्चे तो वीडियो आधा छोड़ के भाग जाते हैं। अरे भाई थोड़ा देख के जाया करो ना, आप ही लोग का भला होगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जो इब्न बतूता था वो मोरक्को देश का निवासी था। कहाँ का था वो? मोरक्को देश का निवासी था। कौन? इब्न बतूता। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में किया था? तो इब्न बतूता था अपना ग्रंथ इसमें रिहाला, रिहाला नामक ग्रंथ में किया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अब्दुल रजाक ने किसके साथ किया? ये नहीं होगा। हाँ, तो विजयनगर साम्राज्य के किसके? देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय। अगर ऑप्शन में कृष्णा देवराय द्वितीय रहेगा तो भी हो सकता है ना, लेकिन अगर देवराय द्वितीय है तो उसी को मारिएगा आप लोग। ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। डोमिंगो पेस्ट किस साम्राज्य का वर्णन करता है? तो ये इसका हो जाएगा क्या? विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 2 भाई ने किया था। एक भाई का नाम क्या था? हरिहर। क्या नाम था जी? हरिहर। 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 और दूसरा भाई का नाम बुक्का। हरिहर और बुक्का, 2 भाई ने मिलके विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, दोनों भाई था। देखो भाई, 2 भाई ने मिलके एक साम्राज्य का गठन कर दिया। हमारे इधर पे तो 2 भाई लड़ते ही हैं ना। चलिए खैर, ये सब बाद बाद में करेंगे। अच्छा, ट्राइबल्स इन द मुगल एम्पायर, मतलब कि मुगल साम्राज्य का विदेशी वाला इस टाइप का यात्रा किसकी रचना है? तो ये किसका हो जाएगा? टाइवर्नियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। हाँ, टाइवेरियर किस देश का यात्री था? तो ये हो जाएगा किस देश का? फ्रांस का। कहाँ का था वो? फ्रांस का था। फ्रांस वगैरह के इस तरह बहुत ज्यादा इतिहासकार भारत में आए थे इतिहास लिखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ताजमहल का प्रथम वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको किसने? टाइवर ने ही किया था, टाइवर्नियर ने ही किया था। ठीक है, सर थॉमस रो भारत कब आया था? इस टाइप का हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, 1615 ईस्वी में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिलाने हेतु किसे भेजा गया था? तो इसका क्या होगा? थॉमस रो को भेजा गया था। ठीक है, थॉमस रो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
एग्जाम में जो क्वेश्चन को नहीं देखे रहते हैं वो कभी कभी पूछ देता है। आप लोग भी ये क्वेश्चन को नहीं देखे थे होंगे, लेकिन मैंने इसको दे दिया जानबूझ के, क्योंकि आप ही लोग देखिए इंपॉर्टेंट लग रहा है नहीं लग रहा है, आप लोग ही खुद समझ जाइएगा इसको। तो देखिए, इब्न बतूता किस सल्तनत के दरबार में काजी था? तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए भी नहीं होगा। हाँ, तो इसका होगा क्या, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अब्दुल रजाक किस देश का यात्री था? जो अब्दुल रजाक था वो फारस का निवासी था। कहाँ का था वो? फारस। और फारस का अभी का वर्तमान नाम क्या है? ईरान। अगर ऑप्शन में फारस ना देख दे देगा ईरान, तो क्या गलत रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए, बनियार किस मुगल साम्राज्य के साथ समय भारत आया था? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए तो, मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग के लिए आज का कमेंट सेक्शन में इसको भर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो पता है। अल बरूनी किस भाषा थी? अच्छा, अल बरूनी की भाषा क्या थी? तो इसका भाषा क्या थी? अरबी। ठीक है, अरब कंट्री से आया था, मिडिल ईस्ट से आया था। कौन? अल बरूनी, उधर का ही था यार, मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट में टोटल 18 कंट्री है ना। इधर पे दुबई उबई सब कहाँ का है? मिडिल ईस्ट का ही है। इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, सब उधर का ही कंट्री है। ठीक है, किस यात्री ने भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन किया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका कौन? इब्न बतूता ने किया था। अब्दुल रजाक कहाँ का था बोल देगा तो आप लोग इसको शक देंगे, बनियार वगैरह सब बता दिए हमने। अच्छा देखिए 17 नंबर, फायान किस देश से भारत आया था? आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फायान किस देश से भारत आया था? चीन से आया था। कहाँ से भाऊ? चीन से। देखे, पहले के टाइम पे चाइना से भारत आते थे लोग ना, भारत का इतिहास लिखने के लिए। फायान था, एक था, उसका नाम था हेनसांग, पढ़ने के लिए भारत आया था। और अभी भारत से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। एक टाइम था जब बाहर से भारत में पढ़ने आते थे, समय समय का खेल है ना। उस टाइम पे था भी हम लोग ना, सोने का चिड़िया था, लेकिन अभी तो थोड़ा उल्टा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, हेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो इसका क्या हो जाए, जो हेनसांग था किस शासक के टाइम भारत आया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा जी? हर्षवर्धन। हेनसांग जो था हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। हर्षवर्धन के बाद में ऐसा कोई राजा नहीं बचा जो भारत का पूरा नींव रख सका। ठीक है, लास्ट राजा कौन था? हर्षवर्धन ही था। चलिए आगे देखते हैं, मेगास्थनीज किस ग्रीक साम्राज्य का राजदूत था? जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटस। चलिए, मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, इसको तो बच्चों को पता है, क्या इंडिका नामक बुक का किया था रचना। ठीक है, देखिए, भारत आने वाला पहला मुस्लिम यात्री कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कौन था? अल मसूदी। ठीक है, आप लोग नहीं सुने थे होंगे। हाँ देखिए नेक्स्ट, अच्छा अल बरूनी होगा शायद इसका, अल बरूनी। ठीक है जी, अरे यार, हाँ तो क्या होगा इसका? अल बरूनी होगा। चलिए, ये नहीं होगा, इब्न बतूता भी नहीं, ये भी नहीं, अब्दुल रजाक वगैरह नहीं। क्या होगा? अल बरूनी होगा। अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? जो अल बरूनी था वो किस ग्रंथ का रचना किया था? किताब उल हिंद, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। किताब उल हिंद नामक बुक का रचना किया था किसने? अल बरूनी ने किया था। इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का रहने वाला था। एक क्वेश्चन तो आई थिंक पहले ही बता दिए हम ना, सक देंगे आप लोग इसको। देखिए, इब्न बतूता किस शासक के दरबार में आया था? जो इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का दरबार में आया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक, ये लोग दिल्ली सल्तनत का वंश का था। समझ में आ गया? बलबन वगैरह नहीं होगा, बलबन तो लास्ट में आया। देखिए, हेनसांग ने भारत में कौन सा विश्वविद्यालय देखा था?
जो हेनसांग था भारत में नालंदा विश्वविद्यालय को देखा था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को देखा था, यहीं पे पढ़ने आया था। कौन? हेनसांग। कहाँ से? चीन से आया था। हेनसांग, फायान दो था। चलिए नेक्स्ट, फायान ने भारत यात्रा किस उद्देश्य से किया था? जो फायान था इसने बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत का यात्रा किया था। आप लोग को भी पता ही होगा कि चाइना में भी बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोग हैं, तो बौद्ध धर्म को मानने के उद्देश्य से ये कहाँ आया था? भारत आया था। व्यापार वगैरह नहीं हो गए सब, व्यापार राजनीति युद्ध ये सब नहीं, क्या बौद्ध धर्म का अध्ययन के लिए आया था। ये व्यापार वगैरह के लिए तो पश्चिमी कंट्री वाले आए थे, यूरोप वाले। ठीक है, कौन? वास्को डी गामा, भारत से मसाला वगैरह ले जाने के लिए आया था ये। चलिए बहु नेक्स्ट देखते हैं। इब्न बतूता ने किस भाषा में यात्रा विवरण लिखा था? जो इब्न बतूता था अरब तरफ का था, तो क्या से लिखा? अरबी भाषा में। ठीक है, अच्छा उम्मीद करता हूँ आप लोग को स्पष्ट दिख रहा होगा कि छोटा लग रहा है। अच्छा जूम कर लीजिएगा, हाँ, क्योंकि जूम करेंगे ये करेंगे तो बहुत ये हो जाता है। आप लोग उतना खुद कर लीजिए। अरे मोबाइल में तो रहता है, इस वाला जूम कर लीजिए ना, हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल बरूनी था, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं साइड में इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं उसको थोड़ा अच्छा से गौर करके जाइएगा। ठीक है, जो अल बरूनी था मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। देखिए मार्को पोलो, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछ भी सकता है। मार्को पोलो ने भारत के किस भाग की यात्रा की थी? जो मार्को पोलो था भारत का दक्षिणी भारत का इसने ये किया था, यात्रा किया था। ठीक है, नेक्स्ट, फायान ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, फायान ने जो फिगुओजी नामक ग्रंथ की रचना की थी। आप पूछो मास्टर साहब ये नाम उठपटांग क्यों है? उठपटांग होने का रीजन ये है, चाइनीज भाषा में है चिंगचोंग, क्या बात करते हैं थोड़ी हम लोग जानते हैं ना, इसका मतलब कुछ अच्छे होगा, अब हम लोग को थोड़ी पता है सब चीज। चलिए 1 मिनट रुकिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? जो हेनसांग था भारत नहीं, 1 2 3 नहीं, 15 साल तक। देखिए टोटल 15 साल तक भारत में रहा। कौन? हेनसांग। कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य के दरबार में आया था? ना, कौन सा जो विदेशी यात्री था विजयनगर साम्राज्य के टाइम पे भारत में आया था? तो इसका क्या होगा? अब्दुल रजाक। ठीक है, अब्दुल रजाक हो जाएगा। नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने किस भारतीय साम्राज्य के दरबार का वर्णन किया था? तो मेगास्थनीज था वो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप लोग को याद होना चाहिए। जो मेगास्थनीज था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मौर्य काल में भारत आया था। ठीक है, मौर्य काल जो था भारत का बहुत ही एकदम ठीक ठाक काल रहा, और उसका सबसे मेन सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत भयानक था। इसलिए भारत का महान सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। पूछ सकता है मौर्य काल का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद में उसका बेटा कौन? बिंदुसार, लेकिन बिंदुसार कोई काम का नहीं था, लेकिन उसका बेटा आया कौन? अशोक। अशोक ठीक ठाक था ना, इसीलिए कभी कभी पूछता है बाप का बेटा और बेटा का बाप किसे कहा जाता है? बिंदुसार, क्योंकि बिंदुसार कोई काम का था ही नहीं। अशोक ठीक ठाक था और उसका दादाजी ठीक था, उसका बाप जो था ठीक ठाक नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने नालंदा को देखा और प्रशंसा किया था? वो अच्छा खासा था तो कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? हेनसांग ने किया था, इसी को देखने के लिए गया था भारत। देखिए किस विदेशी यात्री ने भारत में सती प्रथा का वर्णन किया था? तो ये था क्या? अल बरूनी था। ठीक है, सती प्रथा का मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? जब कोई पत्नी का पति मर जाता है तो उसका पत्नी को भी आग में भूंस देते थे लोग ना, किस उठपटांग टाइप का लगता था। अभी इस टाइप का नहीं है, ठीक है ना। अभी यार कैसे होगा इसे, क्योंकि अभी उल्टा जमाना हो गया ना, अभी लड़कों का क्रेज है ही नहीं है, अभी बस लड़कियों का क्रेज चल रहा है। क्या करे यार ये सब चीज को। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा चीनी यात्री भारत में बौद्ध धर्म के पतन से दुखी हुआ था? तो कौन था ये? फायान हेनसांग नहीं, तो ये कौन था? इचियांग्स। ठीक है, नाम ही उठपटांग रहता है लोग का। देखिए अब यहाँ से इंपॉर्टेंट,
मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना बार? 17 बार। 17 बार में किया आक्रमण, हार ही नहीं माना। ठीक है, भारत में पैसा वैसा लूटने के उद्देश्य से किया था ना, और उसके बाद में धर्म प्रचार करना मोहम्मद गजनवी का यही तो उद्देश्य था। मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण भारत पर कब किया था? तो मोहम्मद गजनवी था 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी ऑप्शन में रहेगा, मत लगा देना उसी को। मोहम्मद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन था? सोमनाथ का मंदिर को लूटा था, वही वाला था। ठीक है, सोमनाथ का मंदिर को लूट लिया। अब मंदिर को लूटना नहीं चाहिए था, ठीक नहीं किया, बट क्या करें, अब इतिहास का टाइम का बात है, बस पढ़ के हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बस यही कह सकते थे। चलिए नेक्स्ट। हाँ, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसका क्या होगा? 1025। 1025 इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड पढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पीडीएफ है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने दरबारी विद्वान अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जो अल बरूनी था ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। ताइकत नासरी हिंद, यही ऑप्शन नंबर बी, ताइकत हिंद या ताइकत नासरी, यही होता है। ठीक है, नासरी भी होता है, ताइकत हिंद भी होता है। अच्छा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए तो। नहीं, अच्छा मैं ही बता देता हूँ। तराइन का जो प्रथम युद्ध था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार चुका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हो गई? अभी तो बता दिया हम, किसका? अरे यार ऑप्शन ही गलत है। पृथ्वीराज चौहान, अच्छा है, ठीक है, मोहम्मद गोरी की हार हो गई। ठीक है, सेकेंड वाला में लेकिन कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान हार गया, धोखे से मार दिया कौन? मोहम्मद गोरी ने उसको। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 2 साल बाद, मतलब 1 साल बाद में, मतलब 92 में हो गया। तराइन के दूसरा युद्ध में किसकी विजय हो गई? किसकी हो गई? मोहम्मद गोरी की विजय हो गई। अब पृथ्वीराज चौहान हार गया उसमें। ठीक है, भारत में मुस्लिम शासक की नियुक्ति किस युद्ध के बाद हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, भारत में मुस्लिम शासक की नियुक्ति किस युद्ध के बाद में हुआ? तो इसका हो जाएगा, क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए तो। चलिए हम ही बता देते हैं, क्या? तराइन का दूसरा युद्ध। क्योंकि जैसे तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, इसके बाद में भारत में बहुत ज्यादा क्या मुस्लिम आक्रमणकारी घुस गए। ठीक है, पृथ्वीराज, अच्छा मोहम्मद गोरी ने उसको तो युद्ध में हरा दिया, किसे? पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन उसके बाद में मोहम्मद गोरी अपना देश चला गया और भारत में अपने गुलाम को बैठा दिया, भाई आज से तुम यहाँ पे शासन करो। जिसका नाम क्या था? उसका नाम था, आप लोग कमेंट कीजिए तो, क्या था उसका नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, अच्छा दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ऐबक ने किया था। ठीक है, ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का टोटल 3-4 फेवरेट गुलाम था ना। मोहम्मद गोरी का 3-4 टोटल फेवरेट गुलाम था, उसमें सबसे प्रमुख कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता था? लाख बख्श। ठीक है, क्योंकि ये गरीबों को दान लाखों में देते थे। इसका और बोलता है जी, और एक होता है, इसको लाख बख्श तो कहते ही है, इसके बाद में एक कहते हैं इसको ये कुरान खान। क्या कहते हैं जी? कुरान खान। कुरान खान इसको और कहता, ये लोगों के लिए मतलब मसीहा टाइप का काम करता है, मतलब कि लोगों का दुख वगैरह इसको देखा नहीं जाता था, तो इसीलिए वो लोग का भाषा में इसको कहते थे हातिम। क्या कहते दो? हातिम। हातिम, बचपन में देखते थे ना आप लोग, हातिम, जो हातिम रहता था कैसे सबका मदद करता था, वैसे ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको क्या कहते थे? हातिम भी कहते थे। इसको पूरा कुरान याद था, इसीलिए इसको क्या कहते थे? कुरान खान कहते थे। चलिए नेक्स्ट। भारत में तुर्क शासन की वास्तविक नींव कौन डाली थी? तो कौन डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये लोग तुर्क तरफ का रहने वाला था। ठीक है, देखिए ये गुलाम से क्या बन गया? राजा, क्योंकि इसने मोहम्मद गोरी का बेटी से निगाह कर लिया। अब जब मोहम्मद गोरी का बेटी से निगाह कर लिया तो उसने, अपना ससुर ने उसको क्या दे दिया? भारत को दे दिया ना। जो मोहम्मद गोरी था उसने कहा ठीक है, मैं पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हरा दिया, आज से मैं अपना देश लौट रहा हूँ, पैसा वैसा धन दौलत लेके, और आज से भारत का भार तुम संभालो। ठीक है, दामाद जी बोला, और भारत में रह गया कौन? उसका दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक। यही भारत ने पूरा नींव रख दिया, क्या चीज का? दिल्ली सल्तनत का। अच्छा, पहला राजा तो कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूछ देगा दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा कौन था?
तो कौन? इब्राहिम लोदी। कौन था जी? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। ये क्या था? आखिरी राजा, आखिरी राजा। और एक प्रथम था ये। अरे लास्ट, फास्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट होता है। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई? जो मोहम्मद गजनवी था इसका मृत्यु 25 में तो ये हुआ, 27 में हो गया। 1027 में मोहम्मद गजनवी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। हाँ, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? अच्छा, कहाँ हुई? जो मोहम्मद गोरी था इसका मृत्यु कहाँ हुआ? तो इसका गजनी में हुआ था, और वहीं पे इसका मकबरा बन गया। ठीक है, मकबरा मतलब क्या कहते हैं उसको? काबूर हम लोग कहते हैं ना, गड्ढा। पहले के जो लोग रहते थे, राजा महाराजा, मरने से पहले ही अपना ये तैयार करते, मतलब क्या, मकबरा बोलते थे। अपने जो सेनापति वगैरह रहते थे उसको कहते थे, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझको यहीं पे जाके दफना दीजिएगा। मतलब मरने से पहले ही अपना प्लानिंग करते थे। तो खैर, अभी नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या? पोलो खेलते समय। पोलो का मतलब ये होता है ना, घोड़ा में बैठ के एक गेम खेलते हैं, मतलब छाता डंटी जैसा होता है ना, एक तो ऐसा मारते हैं बैठ के। पता नहीं उसको कैसे, हम भी नहीं देखा है कभी, बट सुना है इसे। तो पोलो खेलने टाइम पे किसका मृत्यु हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कितना था? तो ऑप्शन ए 6 से 10, टोटल 4 साल तक ही शासन किया, शासन किया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल स्थान कहाँ था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका मूल घर था कहाँ? तुर्की। उधर का था कि अपना भारत में आके खूटा बांध के रह गया ये लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मूलत किसका दास था? तो आप लोगों को पता है मोहम्मद गोरी का ही दास था। इसका फेवरेट दास था, दास नहीं फेवरेट दास। इतना फेवरेट था कि मोहम्मद गोरी इसको साथे में रखता था अपने। ठीक है, साथ में ही रखता था। मोहम्मद गोरी का बेटी था, और उसी से समझ जाइए ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको कर लिया शादी उदी। उसके बाद में उसका ससुर से मांगा, ससुर जी मैं भारत में रहूंगा। उसका ससुर ने बोला ठीक है, मैं अपना देश तुर्क लौट रहा हूँ, आज से भारत का राजा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरा उसने खानदान को अपना बैठा दिया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो क्वेश्चन पूछता है, लाहौर को बनाया था। बहुत कोई दिल्ली लगा, लेकिन दिल्ली नहीं होगा। क्या होगा? लाहौर। लाहौर हम ही लोग का तो है। कहाँ पे है अभी? पाकिस्तान ना, भारत का एक राज्य। आज नहीं तो कल मिल ही जाना है भारत में ना। आज मैच होने वाला है ना, आप लोग देखेंगे इन पाकिस्तानियों से। लेकिन मैच खेलना सही बात है कि गलत बात है? क्या करें, लेकिन ना आईसीसी ने इस टाइप का इंटरनेशनल रूल है, उसको हम लोग तोड़ भी नहीं सकते। अब आप लोग का इच्छा, आप लोग अगर देखना चाहे तो देखिए, नहीं देखना चाहे तो मत देखिए। लेकिन आप लोग करिए ना। पूरा वो लोग फॉर्म में, मूड में है, और सोच रहे हैं वो लोग कि इस बार आएंगे, जसप्रीत बुमराह को छक्का मारेंगे। शर्म की बात है, भारत का एक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, आज तक कोई पाकिस्तानी ने उसको छक्का नहीं मारा है। शर्म की बात है। और उसका जो ये है डाबर आजम, नहीं बाबर आजम ना, हम लोग का भारत का मनीष पांडे, नहीं वो भी थोड़ा बड़ा प्लेयर हो गया। किसको बोल रहे हैं? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी और बाबर आजम, उसका भी कंपैरिजन नहीं बनता है। लंबा लंबा छक्के मारता है 14 साल का लड़का, और बाबर आजम खाली टुक टुक। खैर छोड़िए वो लोग को ना। 8 की 7 बजे से होगा मैच, टाइम मिलेगा तो देखूंगा। हार ही जाएगा, हारे वही अच्छा है। हम लोग भारतीय थोड़ी जीत सकेंगे वो लोग। देखिए नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो ऐबक ने ही प्रारंभ किया था। और जो इल्तुतमिश था उसने इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, मतलब ढलाई वलाई करा दिया था कौन? ऐबक ने। लेकिन उसका बाद में फ्लोर वगैरह, फ्लोर का मतलब पहला फ्लोर बना दिया था कौन? ऐबक ने। लेकिन वो तो टपक गया, 4 साल तक रहा। उसके बाद में 1210 में इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद में कौन आया? इल्तुतमिश आया, इसने ठीक ठाक से उसको बनाया। ठीक है, चले। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में किया गया था? अपना मास्टर साहब को याद में किया था। हाँ, ख्वाजा मोनी बख्तियार काकी। क्या नाम था जी इसका? बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का मास्टर था, गुरु था। उसने अपना गुरु का याद में क्या बना दिया? मीनार बना दिया। अभी के बच्चे अपना मास्टरों का याद में कुछ नहीं बनते हैं, डायरेक्टली क्या बोलते हैं? मास्टर बोल के चिढ़ाते हैं।
पहले के एक टाइम था ना, मेरा भाई हमको चिढ़ाता है कभी कभी, क्या बोलता है उसको हम कैसे बोल रहे, ऐसा बोलता है अश्लीलता। अब खैर बोल ही देता है तो क्या कर, सुन लेते हैं। चलिए 58 नंबर देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कौन सा प्रसिद्ध सूफी संत दिल्ली में आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था? निजामुद्दीन आलिया। कौन था? निजामुद्दीन आलिया। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? अली गोस्तब, ठीक है, बट ज्यादातर लोग उसको अलाउद्दीन खिलजी के ही नाम से जानते थे। ये कौन वंश का था? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का ये संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का जो संस्थापक था, इसका नाम ये, अरे यार क्या नाम था? खिलजी मोहम्मद, हाँ सॉरी, ये जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी ना। जलालुद्दीन खिलजी का दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। एक तो दामाद, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। भतीजा तो था, लेकिन उसके बाद में दामादो था। मतलब अलाउद्दीन खिलजी से, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी से अलाउद्दीन खिलजी का दो ठो नाता था। एक तो क्या था? दामाद था, और दूसरा क्या था? ये भतीजा। किसका? जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में किस सेनापति को भेजा था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने? मलिक काफूर। जो मलिक काफूर था, ये स्त्री भी नहीं था, पुरुष भी नहीं था, क्या था? किन्नर था। क्या था ये? किन्नर। किन्नर था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, जैसा खरीदा वैसा काम भी किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत को जीत नहीं सका था, लेकिन जैसे मलिक काफूर को अपना टीम में शामिल कर लिया, ठीक है, अपना सेना में रख लिया, उसने पूरा धड़ाधड़ युद्ध वगैरह जीता, तो ठीक ठाक था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन? अमीर खुसरो। क्या नाम था जी? अमीर खुसरो। नाम थोड़ा पटांगे, लेकिन याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका 1316 में मृत्यु हो गया था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्या? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कहाँ पे हुई? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका मृत्यु कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। लाहौर, लाहौर, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सीरी में हुआ जी, हम लाहौर बोल दिए, सॉरी। कहाँ पे हुआ? सीरी। ठीक है, सीरी में हुआ। दिल्ली में एक जगह है, क्या नाम है? सीरी। वहीं पे किसका मृत्यु? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु कहाँ? सीरी में हुआ। इसको आप लोग याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा का मतलब जानता है ना? क्या? काबूर, जिसमें आदमी तोपते हैं, तो उसका मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा जो है, हाँ देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो मकबरा है, अब दिल्ली में मृत्यु हुआ था, तो कहाँ होगा? दिल्ली में ही ना होगा, कुतुब मीनार के पास में। ठीक है, अब दिल्ली में हुआ तो वहीं पे होगा इसका। देखिए अब नेक्स्ट, तैमूर किस देश का शासक था? जो तैमूर था वो तुर्किस्तान, सॉरी तुर्कमेनिस्तान, ऐसा ही नाम है। समरकंद वहीं पे स्थित है, तो तुर्कमेनिस्तान का क्या था? शासक था कौन? तैमूर। बहुत ज्यादा आक्रमण करते थे ये लोग, तैमूर लोग। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? जो तैमूर थे वे भारत में 1398 ईस्वी में आक्रमण किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, तैमूर के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? जो तैमूर थे भारत में मेनली क्यों आक्रमण करते थे? 2 मिनट रुकिए। चलिए, टाइम बे टाइम कॉल आ रहा है मेरा, अच्छा नहीं लगता है। देखिए नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? जो तैमूर था, इसका मुख्य कारण सभी था ना। भारत की समृद्धि ये भी था, धार्मिक कारण हिंदुओं को मारना, ठीक है, अब धार्मिक कारण तो था ही था ये एक ना। दूसरा का धन दौलत का लूटना, भारत में तो बहुत ज्यादा सोना चांदी पैसा कौड़ी था, तो जितने भी जो लूटने आते थे भारत से, यही सब चीज लूटने आते थे, तो ये था, इसलिए उपयुक्त सभी।
सब था। ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? तैमूर ने भारत में सबसे पहले किस स्थान पर आक्रमण किया था? जो तैमूर था सबसे पहले लाहौर, क्योंकि कोई भी जब, देखिए मैं एक मैप बनाता हूँ, ठीक है, बहुत खतरनाक मैप बनाएगा अभी हम। देखिए यहाँ पे भारत का मैप है। अरे यार, अच्छा ये हो गया। अखंड भारत बनाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, अखंड भारत बनाएंगे। कि अच्छा, यहाँ पे है क्या, लाहौर। लाहौर यहाँ पे है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान वगैरह इस तरफ में है, मध्य एशिया में इस तरफ, थोड़ा ऊपर में है ना। इसके इस तरफ में अफगानिस्तान भी तो यहीं पे था उस टाइम पे। तो ये लोग डायरेक्टली जब भारत में आएंगे तो पहले कहाँ भिड़ेंगे, लाहौर से ना भिड़ेंगे। इसलिए लाहौर में ही इन लोगों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। ठीक है, अब यहाँ के इस तरफ से तो नहीं आएंगे ना, बंगाल तरफ से उतना तो आप लोग भी थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, तैमूर ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? जो तैमूर था इन लोगों ने दिल्ली पे कब कब्जा किया था? जो तैमूर थे इन लोगों ने दिल्ली में कब्जा, अच्छा रुकिए, हाँ 98, जो तैमूर था 17 दिसंबर 1398 इन लोगों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, नेक्स्ट 70 नंबर, तैमूर के आक्रमण का सबसे बड़ा परिमाण क्या था? जो तैमूर था, उपयुक्त सभी, तुगलक वंश का पतन हो गया, क्योंकि तुगलक वंश के टाइम में तैमूर वाले आके भारत में आक्रमण किए थे। तुगलक वंश मोहम्मद बिन तुगलक ने सबको मार पीट दिया इन लोगों ने। इसके बाद में भारत का आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया। ठीक है, इतना पैसा लूटा और अपना देश पैसा ले गया कि हम लोग आर्थिक रूप से पीछे हो गए, ये भी एक कारण था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पूरा कमजोर हो गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में इसका कोई राजा ही नहीं बचा जो पूरा दिल्ली सल्तनत को टिका सका। ठीक है, लास्ट राजा था कौन, इब्राहिम लोदी। लेकिन इब्राहिम लोदी को तो मार दिया कौन, बाबर ने मार दिया। तो इसलिए उपयुक्त सभी। तैमूर के भारत आक्रमण का वर्णन किसने किया है? जो तैमूर का भारत आक्रमण का वर्णन कौन किया है? तैमूर नामा बुक है। अब तैमूर से तैमूर नामा आप लोग मार दीजिएगा उसमें ऑप्शन। आप लोग ऑप्शन छांटिएगा मेनली। तुम लोगों को क्यों नहीं आता पता है? ऑप्शन छांटना तुम लोग नहीं जानते। ऑप्शन छांटने का मतलब होता है ये कि जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कर दूंगा, दिल्ली सल्तनत का टाइम काल क्या है? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का टाइम काल क्या है, शुरुआती दौर कहाँ से है? तो वहाँ पे रहेगा, मान लो वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन रहेगा 1526 रहेगा। तो 1526 में तो इसका काल समय से ये होगा ना, बहुत ज़्यादा होगा टाइम। उसके बाद में ईसा पूर्वा रहेगा। अब ईसा पूर्वा में तो दिल्ली सल्तनत रहेगा नहीं, तो 1200 जैसे जैसे ये सबसे रहेगा, तो 1206 से ही तो चालू होता है क्या चीज़, दिल्ली सल्तनत, तो उसी को मार दीजिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था? तो अभी यही क्वेश्चन आया था, 1206 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया था? तो कितने वंशों ने? 5 वंशों ने शासन किया था। कितने? इसका ट्रिक है याद करने का, क्या? गुलाब, गुलाब खिले तो सांस लो, सांस लो। गुलाब से क्या, गुलाम वंश, गुलाम। खिले से क्या, खिलजी, खिले से खिलजी। तुगलक, सैयद, और ला से लोदी। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन? ऐबक। ठीक है, ऐबक। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक का गैसुद्दीन तुगलक। सैयद का सैयद अहमद खान, क्या था? सैयद अहमद खान। और लोदी का कौन, इस तरह भी इब्राहिम लोदी, सॉरी बहलोल लोदी, इब्राहिम नहीं, बहलोल। क्या था जी, बहलोल, बहलोल लोदी।
बहलोल लोदी, ठीक है, यही है इसका। गुलाब खिले तो सांस लो, ये सब आया था, क्या है ये पूरा, गुलाब खिले तो सांस लो, ये सब है टोटल क्या, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत का टाइम कल कब से कहां तक, 1206 से लेके 1206 से लेके 1526, ठीक है, 1206 से लेके 1526। 1526 में बाबर ने वार किया और दिल्ली सल्तनत का पूरा खत्म, पूरा ट्रिक है याद करने का। चलिए सब बता दिया आप लोग को। नेक्स्ट, गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? इल्तुतमिश, ये था, कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही था जो सिस्टोमेटिक तरीके से गुलाम ये क्या बोलता है जी, दिल्ली सल्तनत में राज किया था। और जो इल्तुतमिश था यही गुलाम वंश का ये था, क्या था, राजा था, ठीक ठाक राजा था, ठीक है। इल्तुतमिश ने बहुत सारा चीज का निर्माण किया था, लाल वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र पहनकर, पहनकर न्याय मांगने की व्यवस्था, मांगने की व्यवस्था, ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। घोड़ा दागने की व्यवस्था ये भी कौन, इल्तुतमिश ने किया था। रजिया सुल्तान तो महिला थी, कौन थी जी, महिला, एकमात्रा महिला शासिका, महिला शासिका। क्वेश्चन पूछता है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन था, रजिया सुल्तान। और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का फाउंडर, सबसे पहला राजा, सबसे पहला राजा, ठीक है। बलबन, ये भी कहाँ का था, गुलाम वंश का था। भारत में बलबन ने मस्जिद में कुछ मतलब गुमदार वगैरह होता है ना, उसका जनक इसी को कहा जाता है। उसके बाद में एक इस्लामिक में एक रूल होता है हाथ चूमने की व्यवस्था है, उसको भी बलबन ने ही शुरू किया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस टाइप का होता है ना, उसको बलबन ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन, रजिया सुल्तान। खिलजी वंश का संस्थापक कौन, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो दिल्ली से कहाँ, दौलताबाद, ठीक है। कहाँ पे, दौलताबाद, यहाँ पे किया था। कोई दिक्कत किसी को? चलिए 78 नंबर, फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? जो फिरोज शाह तुगलक था ये प्रशासनिक सुधार और नहर निर्माण, ठीक है। भारत में सर्वाधिक नहर निर्माण जो किया था वो मोहम्मद बिन सॉरी, भारत में नहर निर्माण का जनक, नहर निर्माण का जनक कहते हैं किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। लेकिन भारत में सर्वाधिक नहर बनवाया कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। हाँ, सैयद वंश का संस्थापक कौन, अब अभी बता दिया कौन था, खिजरा खान, क्या था, खिजरा खान। सैयद वंश की स्थापना कब हुई, तो जो सैयद वंश था इसका स्थापना 1414 में हुआ था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर ए। लोदी वंश की राजधानी क्या थी, जो लोदी वंश थी उसका राजधानी थी दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में वगैरह बैठ के लोग शासन करता था। भारत का अंतिम लोदी शासक कौन था, बहलोल लोदी तो इसका फाउंडर था, नींव रखा था कौन, इब्राहिम लोदी। इसी को मार दिया कौन, बाबर। कौन युद्ध में, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध कब, 1526। पानीपत कहाँ, हरियाणा में एक जगह है वहीं पे स्थित है, क्या चीज, पानीपत। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में मारा गया, अभी तो बता दे, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन देखिए और मार दीजिए इसे आप लोग, ठीक है, ऐसे मार दीजिएगा आप लोग, सब क्वेश्चन रहेगा जी, फेवरेट क्वेश्चन ये सब। बाबर और हेमचंद्र, अच्छा ये नहीं ऑप्शन है उसका। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, तो ये पूछता है, फारसी भाषा थी, ठीक है। संस्कृत ऑप्शन ए में ही रहेगा, लेकिन संस्कृत नहीं था। ज्यादातर दिल्ली सल्तनत में काम वगैरह कौन, फारसी भाषा में ही होता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इक्तादारी प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी, तो कौन, इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था, इल्तुतमिश ने।
इक्ता प्रणाली में इक्तादार क्या होता था? जो इक्तादार होता था वो क्या? जमींदार, सॉरी जागीरदार। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में वित्त विभाग किसे कहते थे? जो वित्त विभाग था वो कौन? दियान ए रियासत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दियान ए रियासत। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में न्याय विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो काजी ही ना होता था। ठीक है, न्याय वगैरह काजी लोग करते थे, है ना। जो इस्लाम में काजी का मतलब होता है क्या? बड़े वाले धर्मगुरु, जिसको ये सब न्याय वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होता है, ये लोग ये सब काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नायाब सुल्तान किस पद को कहा जाता था? तो क्या? प्रधानमंत्री के पद को कहा जाता था। अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन है? को मैंने बताया था आप लोग। ठीक है, सबको पता है भारत का प्रधानमंत्री कौन है अभी ना? मोदी सरकार। गांव में बच्चा लोग वही बोलते क्या? मोदी सरकार, मोदी सरकार, बस इतना ही पता है। ठीक है, पूछ दो गांव का मुखिया कौन, उसको ही मोदी सरकार। बच्चों को इससे आगे आता ही नहीं, बहुत फेमस है ना मोदी सरकार। चलिए, नायाब सुल्तान किस पद को कहा जाता था? तो नायाब सुल्तान आई थिंक 2 बार आगे प्रधानमंत्री हो गया। चलिए, इल्तुतमिश के समय किस सिक्के की शुरुआत हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टका और टका का। ठीक है, बेसिकली टका पूछता है। इल्तुतमिश के समय किस सिक्के की शुरुआत हुई थी? टका। 2 बार ये भी आ गया। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? मुसलमानों पर नहीं, मुसलमानों पर लगता था जकात, जकात। ठीक है, जो मतलब जो मुसलमान होते थे जकात कार देते थे, और जो जजिया कार देते थे वे थे कौन? हिंदू लोग देते थे। ठीक है, गैर मुस्लिम। कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्टली क्या रहेगा? गैर मुस्लिम भी रह सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजियाकार लगा दिया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। मानता ही नहीं था, ब्राह्मण लोग तुम भी दो, क्या चीज जजियाकार। अच्छा, दिल्ली सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? जो महिला थी उसका स्थिति कैसे थे? दस्तक में था। ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा, ना ही बहुत ज्यादा खराब, इस टाइप से था। अभी भी तो ऐसा ही है। अच्छा, हिंदू समाज में छुआछूत की प्रथा किस काल में कठोर हो गई थी? तो इसका क्या होगा? दिल्ली सल्तनत काल में छुआछूत का प्रथा कठोर, मतलब कि महिलाओं की स्थिति जर्जर था। ठीक है, अभी थोड़ा मोड़ा क्या बोले, आजकल की महिलाएं तो किस टाइप के हैं आप लोग को पता ही है। किसी कुछ बोलो तो क्या बोल देंगे डायरेक्टली? मोर ड्रेस ठीक है, तोर नियत छुटका है, मोर ड्रेस ठीक है। मतलब एक कहावत है। ठीक है, हम लोग का आदिवासी में ऐसे एक कहावत होता है। मैं एक बार ट्यूशन जाता था, क्लास 10 में था उस टाइम पे, एक लड़की को बोला तो डायरेक्ट बोल दिया, तो नियत छुटका है, मोर ड्रेस ठीक है। अब क्या बोलूँ, नहीं बोला दूसरा दिन से। मेरा दोस्त लोग बोल रहा है तुम उसका बोलने क्यों गया? उसका ना मर्जी, वो लोग जैसे करेगा। अरे भाई दोस्त है, बोल दिया तो क्या दिक्कत है? तुम गलत में ही हो गया, इसलिए बोलना ही बंद कर दिया। इसके बाद में एक बार कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। कॉलेज गया था, फर्स्ट ईयर में था शायद। एक लड़की को मैंने भी बोल दिया, आपका थोड़ा ये मतलब दिखने में ठीक नहीं लग रहा है, मैंने बोल दिया उसको। लड़की अपना बॉयफ्रेंड को बता दी, बोल रही कि वो लड़का था इसे इसे बोल रहा था। उसका बॉयफ्रेंड हमको बोल रहा है तुम मेरा गर्लफ्रेंड को ऐसा क्यों बोला? अरे भाई, एक तो तुम्हारा गर्लफ्रेंड का हमने अच्छा मदद कर दिया, और उसके बाद हम ही को बोल रहा है तो हमने बोला भी उसको, लेकिन छोड़ो इसको। चलिए पढ़ते हैं। हिंदू समाज में स्त्रियों के लिए कौन सी प्रथा अमानवीय मानी जाती थी? तो ये क्या था? सती प्रथा। सती प्रथा तो ठीक ठाक था ही नहीं, आप लोगों को पता है। हिंदू समाज का सबसे नीच वर्ग कौन होता था? पता ही आप लोग को, क्या? शूद्र। समाज टोटल 4 ही होते थे उस टाइम पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 4 होते थे समाज। अच्छा, मुगल साम्राज्य का सर्वोच्च पद क्या होता था? जो सर्वोच्च पद होता था कौन? बादशाह। बादशाह मतलब क्या? राजा। ठीक है, अपना अपना टाइम पे अपना अपना नाम होता है। मुगल साम्राज्य में दीवान अला किसे कहा जाता था? तो किसे? वजीर को कहा जाता। मुगलों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? जो मुगल थे उसका प्रशासनिक भाषा फारसी। ठीक है, फारस तरफ से ये लोग आए थे, इसलिए लोग का फारसी था। मुगल साम्राज्य की राजवंश प्रणाली को किसने संगठित किया था? तो कौन था ये? अकबर ने किया था। कौन? अकबर। अकबर था, ठीक ठाक काम किया था। कहाँ पे? मुगल वंश में। मुगल वंश का जनक कौन है? बाबर। बाबर के बाद में आया बहुत कोई। ठीक है,
अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो इसमें बहुत विश्वास करते हैं, कौन? डॉलर मल था। कौन था? डॉलर मल। मान सिंह ये नहीं था। अकबर के शासनकाल में साम्राज्य को कितने सब बूतों में बांटा गया था? तो कितने बूतों में बांटा गया था? 15 बूतों में बांटा गया था। चलिए ठीक है। मुगल शासन में जागीरदार प्रथा किससे जुड़ी हुई थी? तो किससे? राजवंश प्रणाली से जुड़ी हुई थी। राजस्व और वसूली प्रणाली एक ही है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? जो भक्ति आंदोलन था उसका शुरुआत तमिलनाडु। ठीक है, कहाँ से? तमिलनाडु, दक्षिण भारत से माना जाता है। भक्ति आंदोलन बेसिकली भारत के भीतर में क्यों आया था? क्योंकि भक्ति आंदोलन आने का रीजन ये था, उस टाइम पे ना, उस टाइम पे भारत में बहुत ज्यादा ये हो चुका था, अंधविश्वास, छुआछूत वगैरह बहुत ज्यादा हो चुका था। तो इन्हीं सब चीज को कम करने के लिए क्या आया? भक्ति आंदोलन। बहुत ज्यादा सूफी संत आया, ये लोग आए, उन लोगों ने ये सब चीज को बताया कि ये सब चीज ठीक नहीं है ना। उसी में कौन आया? कबीर आया, मीराबाई आई, उसके बाद बहुत ज्यादा रामानुजन था, देखेंगे। भक्ति आंदोलन के प्राथमिक संत कौन माने जाते हैं? जो प्राथमिक संत था कौन? अलवार और नयनार संत। ठीक है, अलवार और नयनार संत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, भक्ति आंदोलन का अभी बता दिया, धार्मिक एकता और सामाजिक सुधार, मतलब कि समाज को सुधारने के लिए लोग काम करते थे, राजनीति वगैरह ये लोग था नहीं। ठीक है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन बढ़ाया? रामानुज ने बढ़ाया था। ठीक है, शंकराचार्य भी बहुत टफेस्ट था भाई, रामानंद भी था, चैतन्य, और चैतन्य जो था बंगाल का था। कहाँ का था? बंगाल। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बंगाल में भक्ति आंदोलन को अच्छा खासा किसने देखा था? कौन? चैतन्य महाप्रभु जिसको बोलते हैं। अच्छा, रामानुज किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? जो रामानुज थे वो कौन? विशिष्ट देवतावाद के ये मानते थे। रामानंद किस देवता के उपासक थे? जो रामानंद थे वो राम जी के क्या थे? उपासक। रामानंद तो राम जुड़ तो गया उसी से, यही होगा। रामानंद के शिष्य कौन थे? जो रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर 1 कबीर थे, रैदास थे, सूरदास थे। ये लोग का आप लोग हिंदी किताब में पढ़े होंगे ना, कबीर के पद, सूरदास के पद, रैदास के पद। बहुत ज्यादा ये लोग कविता वगैरह लिखते थे, भक्ति वाली कविता लिखते थे। कबीर ने किस भाषा में भक्ति संदेश दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जो कबीर था किस भाषा में अपना ये देता था? तो क्या होगा? कबीर ने किस भाषा में? संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा में देता था। अच्छा, कभी कभी यहाँ पे हिंद ए साधु कड़ी, ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा है। ठीक है, मतलब कि दोनों सही है। दोनों सही का मतलब ये कि दोनों में से एक रहेगा। अगर आप लोग का संस्कृत रहेगा तो वो भी सही है, और हिंद है साधु कड़ी आ जाता है तो वो भी सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसका सही है, लेकिन मुझको ज्यादातर सही लग रहा है क्या? हिंदी है साधु कड़ी, दोनों ही सही है। लेकिन चलिए, कोई ऑप्शन तो रहेगा, एक मार दीजिएगा आप लोग। कबीर किसके शिष्य माने जाते थे? जो कबीर थे रामानंद के शिष्य माने जाते थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख के जाइएगा भाई, इंपॉर्टेंट है ये ना, इंपॉर्टेंट। कबीर ने किसकी आलोचना की थी? जो कबीर था किसकी आलोचना किया था? केवल हिंदू धर्म की, केवल इस्लाम धर्म की? दोनों का तो किया ही था। कौन? कबीर। इसलिए दोनों धर्म का कट्टरपंथियों का आलोचना किया था। कौन? कबीर किया था। कहता था कि भगवान को अगर आप लोग बुलाना चाहता है तो दिल से भगवान आता है, ऐसा क्या दिखावे का पूजा करते हैं आप लोग? ये तो कहता था। उसके बाद में इस्लामिक वाले को भी ऐसे ही कहता था ना, मतलब डायरेक्टली ट्रोलिंग करता था। कौन? कबीर। इसका आप लोग बुक वगैरह में देखिएगा, क्लास 10 की 9 में इसका डायरेक्टली है, कि क्लास 11 12 हम भूल गए, 9 10 11 12 ही बुक में होगा, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो उसमें डायरेक्टली कहता था। कौन? कबीर। अच्छा, आप लोग ही बोलिए, भगवान को बुलाने का कौन सा अच्छा तरीका है? भगवान के पास सभी कुछ है, तो आप लोग लड्डू फूल चढ़ाएंगे तो उससे भगवान खुश हो जाएगा? भगवान कब खुश होगा? जब आप लोग किसी दूसरों को मदद कर दो। जैसे दूसरों को मदद करने का मतलब क्या है? आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी, तो आप लोग के दोस्त लोग को पता नहीं होगा कि क्लास वगैरह ठीक ठाक चलता है यहाँ पे, तो आप लोग उसको शेयर कर दीजिए ना। अगर आप पास होंगे तो वो भी पास हो जाएगा, तो उसका भला हो जाएगा, तो आप भी महान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों का भी क्या हो जाए, उद्धार हो जाए थोड़ा।
और आप लोग का सबसे अच्छा नहीं लगता क्या जी पता है, आप लोग वीडियो ठीक ही देखते हैं हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोग को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है। तभी तो हम लोग आप लोग के अच्छे अच्छे वीडियो बना के ला देंगे। अभी फोर्थ सेमेस्टर बाकी है। फोर्थ सेमेस्टर में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को लिखना सिखा दूँ ना, कि टॉपर लोग कैसे लिखते हैं ज़्यादा नंबर आता है। ठीक है, वैसा लिखने का व्यवस्था बता दूंगा आप लोग को। आप लोग भी एकदम हुमच के लिखेगा, एकदम तगड़ा नंबर पाइएगा आप लोग भी। चलिए शुरू करते हैं क्लास। और कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संग्रहित है? जो कबीर की वाणी कौन ग्रंथ? बीजक ग्रंथ, इंपॉर्टेंट है ये भी। संत रैदास का पेशा क्या था? जो संत रैदास था उसका पेशा क्या था? मोची। मोची मतलब जानते हैं आप लोग? उसको तो जानते ही होंगे। देखिए, भक्ति आंदोलन के समय सूफी संत का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ा था? कबीर और नानक पर पड़ा था। कहाँ पे? कबीर और नानक पर पड़ा था। हाँ। गुरु नानक किसके प्रवर्तक थे? जो गुरु नानक थे वो किसके? भक्ति मार्ग के प्रवर्तक थे। ठीक है। गुरु नानक ने कहाँ जन्म लिया था? जो गुरु नानक था वो कहाँ? तालवंडी, यहीं पे जन्म लिया था। कौन? गुरु नानक। गुरु नानक का प्रसिद्ध उपदेश क्या था? जो गुरु नानक थे इसका प्रसिद्ध उपदेश क्या था? सतनाम। क्या था जी? संत नाम। ये भी एका ईश्वरवाद को मानता था। मतलब इसका भी कहना ये था कि इस दुनिया में ईश्वर कितना है? एक ही है। भक्ति आंदोलन के लोग फेवरेट था। ठीक है। गुरु नानक जो था, सिख धर्म का पहला गुरु कौन? गुरु नानक। और अंतिम गुरु कौन था? अंतिम गुरु था ये लड़ालों को नहीं मारा, 1.25 लाख एक लड़ा हुआ गुरु गोविंद सिंह। हाँ, क्या थे? गुरु गोविंद सिंह। पांचवें गुरु कौन था? अर्जुन देव। इस टाइप से था। तो टोटल 10 गुरु था। हाँ, आगे देखते हैं। गुरु नानक की वाणी किस ग्रंथ में संगहित है? तो कौन ग्रंथ? तो इसका होगा क्या? गुरु ग्रंथ साबित। यहीं पे चैतन्य महाप्रभु किस देवता के उपासक थे? जो चैतन्य महाप्रभु थे वो कौन? विष्णु भगवान का उपासक थे। मीराबाई किसकी उपासक थी? इसको तो आप लोग पता है। किसके उपासक थे? ये थी किसकी? कृष्णा। ठीक है। मीराबाई की भाषा कौन सी थी? जो मीराबाई की भाषा क्या थी? वज्र भाषा थी। ये वज्र भाषा वगैरह भी हिंदी का ही पार्ट है। इसी सबसे होकर क्या आया है? हिंदी आया है। ठीक है। सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़ा हुआ था? जो सूरदास था वो सतगुण संस्कार मतलब कि कृष्ण भक्ति से भी जुड़ा हुआ था। सूरदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? जो सूरदास की प्रसिद्ध कृति क्या? सूरसागर। इंपॉर्टेंट था ये। तुलसीदास किसके उपासक थे? जो तुलसीदास थे और राम जी के उपासक थे। कौन? तुलसीदास। इसलिए रामचरितमानस का कौन किया? तुलसीदास ने किया था। ठीक है। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी? यही क्या? रामचरितमानस। कहाँ जी? हाँ, यही ऑप्शन नंबर सी। वल्लभाचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो ये कौन था? शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक थे ये। नामदेव किस क्षेत्र के संत थे? तो कहाँ के थे? महाराष्ट्र। ठीक है। आगे देखिए। भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा था? तो भक्ति आंदोलन का हिंदू मुस्लिम की एकता में सामाजिक सुधार वगैरह आया था। ठीक है। भक्ति आंदोलन का मोटिव यही था कि समाज ठीक ठाक स्टेबल रहे, ना ही धर्म का इस टाइप का ज्यादातर कुछ हो, ये लोग को ही चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति धारा के सबसे प्रमुख संत किसे माने जाते? तो किसे? कबीर को माने जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कबीर किस पेशे से जुड़ा हुआ था? तो कबीर किस पेशे से? जुहाला मतलब कि बुनकर। भारत में सूफी मत के अनुयायी किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म। ये तो हो गया। ठीक है। भारत में सबसे पहले सूफी संत किसे माना जाता था? तो क्या होगा? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सलसिले की स्थापना भारत में किसने किया था? तो कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन दिया गया इसमें पहले से ही। चलो, ऑपरेटर ने एक काम किया, इसमें ऑप्शन पहले ही दे दिया है, इसमें हमको थोड़ा दिक्कत नहीं लग रहा है। अच्छा, भारत में सूफियों के कितने प्रमुख थे? 2। ठीक है। वाह, सब में ऑप्शन दिया गया इसमें। सूफी संत, अच्छा जिसमें ऑप्शन दिया गया है उसको आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि देरी हो जाएगा, बहुत ज्यादा है इसमें प्रैक्टिस सेट।
हम इसको छांट रहे हैं। जिसमें जिसमें प्रैक्टिस सेट ऑप्शन है उसको तुम लोग देखिएगा। अच्छा किया है। चलिए यहाँ से हट गया। यहाँ से 202 क्वेश्चन नंबर 202। किस मुगल शासक ने हुसैनी शाही वंश के अंत कर दिया? कौन? बाबर था। दिया गया। अच्छा, हुसैनी शाही वंश का अंतिम नसरत शाही भी है। अच्छा, नंबर उठपटांग हो गया है। 103 के ऊपर में किस शासक ने ये भी दिया गया है? अच्छा देखिए 203, 203 नंबर से। हाँ 203 नंबर देखिए। हुसैनी शाही वंश का पतन कब माना जाता है? तो कब? 1538 से माना जाता है। बस हो गया। और कितना? और 10 ठो ही है क्वेश्चन, हो ही गया। अच्छा, उपनिवेशवाद की शुरुआत किस शताब्दी में हुआ? इंपोर्टेंट हो गया ये। तो कब? 15वीं शताब्दी में हुआ। क्या चीज का? उपनिवेशिक वंश का ये स्थापना। समुद्री खोज का प्रारंभ सबसे पहले किस देश को माना जाता है? पुर्तगाल। पुर्तगाल का कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा था, यही अपना नौका में बैठ के पूरा दुनिया वगैरह घूमा। अब भारत का भी खोज कौन कर? भारत का खोज नहीं किया, भारत आने वाले समुद्री मार्ग का खोज कौन किया? वास्को डिगामा। और सबसे पहले कहाँ पे उतरा? कालीकट बंदरगाह। कहाँ पे उतरा था भाऊ? कालीकट बंदरगाह में उतरा था। ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में किस महाद्वीप की खोज की? नई दुनिया, अमेरिका। ऑप्शन इजी भी दिया गया, अच्छा बात है। देखिए वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में। रिटर्न आया फिर से और एक बार, ठीक है। रिटर्न कब आया? 1502 में आया, ठीक है। वास्को डिगामा रिटर्न भारत कब आया? 1502 में आया, ठीक है। वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? तो कहां पे? कालीकट बंदरगाह में उतरा था। कहां है वो? कालीकट बंदरगाह में उतरा था। डच भारत में किस मुगल शासक के समय सक्रिय हुए? तो कौन? जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब मानी जाती है? तो कब? 16वीं ईस्वी को मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पलासी का युद्ध कब हुआ था? जो पलासी का युद्ध हुआ था वो कब? 1757 में हुआ था, ठीक है। 1757 में हुआ था। चलिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ना। अच्छा, रैयतवाड़ी प्रणाली में कर किससे वसूला जाता था? तो किससे? किसानों से वसूला जाता था, ठीक है। अच्छा बात नहीं था, किसानों से कर वसूला जाता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये क्या हो गया वो? इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, बंगाल में अंग्रेजों और रिशद उल दौला के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया था? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। क्या चीज का युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन है? हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। बहुत खतरनाक था। कौन? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज बना मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो इन तीन के बीच में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध ना। शाह आलम द्वितीय 1, सुजाउद्दौला 2 और मीर कासिम 3। इन तीनों ने मिल के एक बनाया क्या? तीन गुट सेना। तीन गुट सेना। और इस तरफ में कौन था? अंग्रेज। कौन था? अंग्रेज। ये लोग का फाइट हुआ, लेकिन हार गया कौन? ये लोग हार गया। तीन गुट सेना भी लोग का कोई काम का नहीं रहा। पलासी का युद्ध का तत्काल परिणाम क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया, ठीक है। और बंगाल का नवाब इससे पहले कौन था? सिराजुद्दौला था।
लेकिन सिराजुद्दौला को मार दिया कौन? अंग्रेज मार दिया। कौन सा युद्ध में? पलासी के युद्ध में। और उसके बाद में ये बन गया कौन? राजा मीर जाफर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा देखिए नेक्स्ट, हाँ, अंग्रेज की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेज का जो सेना का नेतृत्व किया था, ये कौन? हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, कौन किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये कब? 1767 से 1767 से 1769। इंग्लिश में थोड़ा मतलब ठीक लगता है। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो कौन? मद्रास की संधि। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया था? जो अंग्रेज का नेतृत्व था तो कौन? सर आयरकूट ने किया था। हो गया खत्म। अच्छा, द्वितीय मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो कौन संधि से? मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। रेगुलेटरी एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में पारित हुआ था। रेगुलेटरी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? रेगुलेटरी एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि जो कंपनी के प्रशासन में नियंत्रण करना था। ठीक है, भारत में पहली रेल, अच्छा रेल कहाँ से कहाँ तक चला? तो मुंबई से थाने तक चला, सबको पता है ये। अच्छा, भारत में पहली रेल कब चला था? तो भारत में पहली बार रेल कब चला था? ये चला था तुम्हारा ये, हाँ, भारत में नहीं, दोनों नहीं होगा। 16 अप्रैल 1853 यहीं पे चला था। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो डलहौजी। किसके? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड मत बोला करो, लॉर्ड का मतलब इज्जत देने के लिए लॉर्ड। भारत को, भारतीयों के अच्छे दिन के लिए थोड़ी इन लोगों ने रेलवे का स्थापना किया, अपने लिए पैसा लूटने के लिए रेलवे का स्थापना किया था इन लोगों ने। भारत में रेलवे का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पैसा लूटना, भी बता दिया। भारतीय की जनता की सुविधा घंटा, हम लोग के लिए ऐसा नहीं किया इन लोगों ने। औद्योगिक क्रांति का ये भी नहीं होगा क्या? अंग्रेजी सेना व्यापार की सुविधा देने के लिए इन लोगों ने अपना देखा था। खत्म। देखिए आज का क्लास यहीं तक था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीडीएफ है, लेकिन सारा पीडीएफ को कराना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं, हमारा जो एप्लीकेशन है द मास्टर जी एप्लीकेशन, ठीक है, द मास्टर जी एप्लीकेशन है, उसको आप लोग प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ पर लिखिएगा क्या? द मास्टर जी, द मास्टर जी, द मास्टर जी लिखिए और वहाँ से एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहीं पे हम लोग कम से कम 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे देंगे पीडीएफ ना, उसमें ऑप्शन पहले से ही लगाया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को होने से। यहाँ पे हम लोगों ने 200 कितना 34 की 36 इतना ही देखा अभी क्वेश्चन, उसमें 300 या 350 इसमें क्वेश्चन है। उसको अगर आप लोग देख के जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोग का एग्जाम में अच्छा स्कोर रहेगा। और अगर फोर्थ सेमेस्टर के लिए आप लोग अगर क्लास बाय करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर 6296777020 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बैच अभी तक नहीं बनाया गया है, क्रिएट नहीं हुआ है, तो 2-3 दिन में बैच का ये बन जाएगा शेड्यूल। उसके बाद में अगर जिसको फोर्थ सेमेस्टर के लिए बेस्ट जानकारी चाहिए तो हमारा वेबसाइट से आप लोग जुड़ के पढ़ लीजिएगा, तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग का अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद।